Hi everyone. So I am Dharmendra Tiwari. I am currently working as a ST2 in Amazon, and today we have on our channel Avino Sudhanshu. So he is currently working in Bhel as a scientist. So today we are going to walk through his journey कि इनके क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं अर्ली लाइफ से लेके कॉलेज से लेके मास्टर्स तक, फिर कैसे इन्होंने गेट निकाला और कैसे अभी एज अ साइंटिस्ट भेल में काम कर रहे हैं। तो अभिनव, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन शॉर्ट? Uh, Hi everyone, my name is Abhinav Sudhanshu. I am from Uttar Pradesh. I have done my MTech from NIT Calicut, Kerala, and my gate score at that time was 573. And after doing MTech, I got placed in Bell, and currently I'm working there in Bell, and it has been some 2.5 years since I'm there, and I'm working as a member research staff in CRL Bell, Bangalore. तो अभिनव, आपकी अर्ली डेज में स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपकी कॉलेज बीटेक की जर्नी और वहाँ से लेके आपके स्ट्रगल्स क्या रहे थोड़ा? Basically, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, and I've done my schooling in UP only, and my school name was SRD Senior Secondary School. And, और मेरा 12th भी उसी स्कूल से हुआ है, SRD सेकेंडरी स्कूल इन मैंने 10th 2012 में किया और अपना 12th 2010 में, और 10th के टाइम पे मेरा CGPA 9 था और 12th में मेरा परसेंटेज 74.6 था। अच्छा, तो फिर आपने बीटेक करने का कब सोचा कि लाइक बीटेक करना? मेरे मन में पहले से ही था, जब मैं 10th में था तभी मुझे ये समझ में आ चुका। मैं ऐसे लोगों के संगति में था जिससे मेरा जो झुकाव था वो इंजीनियरिंग की तरफ आसपास था। के लोग सब बीटेक कर रहे थे? हाँ, मेरे पहचान के कई लोग थे जो बीटेक कर रहे थे। तो 10th में ही मैंने मन बना लिया था कि मैं आगे चल के बीटेक करूंगा, इसलिए मैं जब 11th में हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने होते हैं तो मैंने मैथ स्ट्रीम चुना था। कि फिर हाँ, ऐसा तो नहीं कि पापा बोल दिए तो हमको बीटेक करना है? नहीं, वो मेरा अपना खुद का decision था। तो 12th के बाद फिर मैंने 1 साल के लिए टारगेट के लिए कोचिंग किया वाराणसी से। अच्छा। हाँ, वहाँ पे मैंने किया, तो फिर वहाँ पे तैयारी करने के बाद मैंने 2 एग्जाम दिए थे। AITRIPL का एग्जाम दिया था जो कि जेई था नाम से। तो मेंस मैंने क्वालिफाई कर लिया था, 98 मार्क्स थे। और उसके बाद मैंने यूपीटीयू का एग्जाम दिया था, जो आज के हिसाब से उसका नाम AKTU है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो दोनों जगह से मुझे CS चाहिए था, तो मैं तो दोनों जगह CS चुना था, लेकिन मुझे AITRIPL में CS नहीं मिला। तो फिर मैंने यहाँ UPTU से MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने वहां से बीटेक किया CS ब्रांच से। तो आपका मतलब ये नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करना, ग्रेजुएट होना और फिर साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट भेल में काम करना, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहले तो ये था कि सब कुछ आपका, अगर आपको इस तरह किसी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छा खासा प्रोग्रामिंग और कोडिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, उस ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह से। फिर उसके बाद आपने एमटेक में जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ जो थीसिस पे आप काम करते हैं उससे भी रिलेटेड पूछते हैं? हाँ, प्रोजेक्ट से ये काफी जरूरत है। वो आपके प्रोजेक्ट पे ही, मतलब आपको, जैसे बेल में कई डिपार्टमेंट्स है, क्लाउड है, AI है, फिर रेडार, सोनार, इस तरह के बहुत सारे
डिपार्टमेंट है। तो आपका एमटेक का जो भी प्रोजेक्ट आप करते रहते हैं और जो भी उसका डोमेन होता है, उसके आधार पे आपको बेल में उस तरह के डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। हाँ। तो मीन्स लाइक ऑफ कैंपस भी इसका कुछ क्राइटेरिया होता है या ऑन कैंपस ही होता है? एमटेक के लिए जैसे कि मैंने बताया ऑन कैंपस भी होता है। हम्म, और पहले तो बेल सिर्फ एमटेक वालों को ले रही थी, अभी उन्होंने इस साल यानी कि 2026 से हाँ, उसने पीएचडी वालों को भी हायर करना शुरू ओके। किया है। तो हाँ कुछ पे डिफरेंस होता है या रोल डिफरेंस होता है इसमें? हाँ हाँ हाँ। यदि हम्म, आप डायरेक्ट एमटेक करेंगे तो आपको E2 ग्रेड प्लस दो इंक्रीमेंट मिलता है। हाँ, E2 ग्रेड प्लस दो इंक्रीमेंट, ये जो कि हर पीएचडी वालों को? नहीं नहीं, पीएचडी वालों को नहीं, एमटेक वालों को। हाँ, जैसे बीटेक के बेसिस पे मैम, बीटेक को डायरेक्ट E2 पे प्लेसमेंट होता है, हमारा E2 प्लस टू इंक्रीमेंट। अच्छा। हाँ, E2 प्लस टू इंक्रीमेंट होता है। पीएचडी वालों के लिए मेरे ख्याल से E3+1 इंक्रीमेंट ऐसा कुछ है, मतलब ग्रेड है E2 E3 हम्म, ऐसे। E2 ग्रेड मतलब 40,000 प्लस समथिंग है, और E3 ग्रेड मतलब 50 प्लस समथिंग है। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, मतलब उनको ज्यादा, पीएचडी वालों को थोड़ी सैलरी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उनका जो पीएचडी होता है 3 से 5 साल का होता है, इसलिए उनको इंक्रीमेंट ज्यादा मिलता है। E2 प्लस समथिंग ही होता है, मुझे करेक्ट एग्जैक्टली तो पता नहीं है। लाइक ये टर्म समझ में नहीं आएंगे सबको, तो लाइक इन हैंड सैलरी क्या मिलती है जो बीटेक पे जाता है, जो एमटेक पे जाता है, जो पीएचडी पे जाता है? आप एक राउंड फिगर आप। पीएचडी का तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने इसी साल से हायर करना शुरू किया है। अच्छा। तो बीटेक वालों का इन हैंड सैलरी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। हाँ। बीटेक वालों का मेरे ख्याल से मैं जब 2023 में ज्वाइन किया था बेल को, तो मैं 60 के आसपास था, और हमारा जो था 64-65,000 के आसपास था इन हैंड सैलरी ये थी। और इंक्रीमेंट्स कैसे होते हैं? इंक्रीमेंट 3% पर ईयर है, पर यही। ईयर? हाँ, ओके, ये वंस इन अ ईयर होता है या ट्वाइस? ये फिक्स क्राइटेरिया है, और उसके बाद से हर लगभग प्रमोशन जो है, फर्स्ट प्रमोशन 3 साल पे मिलता है, दूसरा 7 ईयर पे, ओके। तीसरा 10 ईयर प्लस पे, ऐसे करके प्रमोशन मिलता है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि फर्स्ट पहले आपको 3 साल तक काम करने हैं, उसके बाद 7 ईयर्स तक, फिर उसके। तो डायरेक्टली कोई गेट निकाल के ऑफ कैंपस भेल के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ, कर सकता है, इस तरह की चीजें भी मतलब होती रहती हैं। ऐसा अगर इस बारे में आपको जानना है तो इसके लिए आपको बेल की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करना पड़ेगा। मतलब ऐसे हायरिंग होती है उनकी? होती है। हाँ। और फिर आपने गेट के लिए कहाँ से प्रिपेयर किया था, कैसे किया था? मैंने बीटेक के बाद मेडिजी ज्वाइन किया था। हाँ। 2000। मेडिजी दिल्ली? हाँ, मेडिजी दिल्ली 2019 में। मेरा जो मेडिजी का ब्रांच था वो बेलसराय में था, दिल्ली के। तो वहाँ पर लगभग 6 महीने तक हम्म, हम लोगों ने, मतलब 6 महीने तक ही हमेशा ही वहाँ अच्छा। पे कोचिंग चलता है। उसके बाद वो लोग रिवाइज कराते हैं, तो रिवीजन तक मैं नहीं रुका। हम्म, मैं कोर्स कंप्लीशन के बाद मैं वहाँ से घर चला गया, वहाँ पे मैंने सेल्फ स्टडी। अच्छा। तो फिर मतलब अगर किसी को गेट के लिए प्रिपेयर करना हो तो कितना टाइम उसको देना पड़ता है, मीन्स एक अच्छे आप रैंक चाहे, लाने के लिए? हाँ, आप चाहे तो 1 साल के अंदर भी बहुत अच्छा रैंक और स्कोर ला सकते हैं। हम्म, और हाँ, उसके लिए आपके पास काफी सारे सोर्स ऑफ स्टडी हैं। जैसे कि आप यूट्यूब से भी रिफर कर सकते हैं, हम्म, वहाँ पे भी कंटेंट मिल जाते हैं। फिर अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहें किसी का, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म, उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करना चाहिए, हम्म, किसी भी गेट कोचिंग का, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कितना स्कोर ला सकते हैं। तो ये और सारी चीजें हम्म, फॉलो करनी है। और ओवरऑल लाइक एनआईटी कैलिकट के बारे में पूछें तो कैसा कॉलेज है? यहाँ एनआईटी कैलिकट एक बहुत ही, मेरा जो अनुभव रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। वहाँ पे जो कोर्स का हम्म, कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है बाकी एनआईटीज और आईआईटीज के मुकाबले, क्योंकि
वहाँ पे कोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने तो चार चार कोर्सेज ही किए थे, उसके बाद 2 लैब थे। तो इस हिसाब से हम लोगों पे जो स्टडी बर्डन था वो काफी कम ही था। उसके बाद बाकी एनआईटीज वगैरह हम देखेंगे तो उसमें 6-7 कोर्सेज होते हैं प्लस लैब्स होते हैं, तो इस तरह से होती है। पर वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ जैसे पे फर्स्ट ईयर में पूरा आपका कोर्स वर्क होता है, सेकंड ईयर में पूरा ऐसे प्रोजेक्ट होता है। यस ऐसे ही चलता है। फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में हमारे जो होते हैं वो कोर्स वर्क रहता है, उसके बाद पूरा 1 ईयर उसमें हमें प्रोजेक्ट और थीसिस पे काम करना होता है, और वो पूरा प्रोजेक्ट 1 साल के लिए कंटिन्यू होता है। और एनआईटी कैलिकट में सबको कम से कम एक पेपर पब्लिश करने के लिए प्रेरित किया जाता है, पर अगर नहीं हो भी नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। फिर भी लोग सक्सेसफुली अपना एमटेक कंप्लीट कर लेते तो तुमने किया था पेपर पब्लिश? हैं। मैंने लिखा था, पर उसमें जब वो रिव्यू के लिए भेजा गया तो उसमें कई सारी कमियां थी, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप इन सब सब चीजों को फिर से मॉडिफाई करके लिखिए और इन सबको और एक्सप्लेन करिए। तो मेरा उस समय कोर्स कंप्लीट हो चुका था, तो मेरे पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद हालांकि मेरे गाइड ने अप्रोच किया था कि लिखना चाहते हो तो फिर से कर सकते हो, पर मैं बेल में खुद ही अलग से रिसर्च करता हूँ, वहां पे अलग से करना होता है, तो इसलिए मैंने वो वाला कोर्स वहां पे नहीं किया, मतलब प्रोजेक्ट वहां पे डायरेक्ट नहीं किया। और प्लेसमेंट के क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वहाँ पे? कैलिकट में मेरे टाइम में तो 100% प्लेसमेंट था। हालांकि उसके बाद दुनिया का जो वैश्विक आईटी सेक्टर है, जो ग्लोबलिटी, वो बदला काफी, वार जैसे सिचुएशन में और एआई की एंट्री के उस कारण। टाइम यूक्रेन वॉर हो रहा था और सब। तो उसके बाद से काफी सारे ले ऑफ शुरू हो गए हैं, तो अभी भी वहाँ पे 80-90% प्लेसमेंट एमटेक के लिए है। मतलब जो कोडिंग करता है उसका प्लेसमेंट हो जाएगा इजीली। हाँ हाँ, 80-90% प्लेसमेंट अभी भी वहाँ पे होता है। तो आपने ये पहले से ही सोचा था कि आपको साइंटिस्ट बनना है, या फिर या नहीं, कहाँ से ये आया? मेरी कोई सोच नहीं थी, बस हाँ, बस किस्मत थी इसलिए हो गया यहाँ पे। आपकी ऐसे आईटी में जॉब नहीं लगी या क्या, फिर कैसे? नहीं, मेरा आईटी सेक्टर, मैं आईटी सेक्टर में ही जॉब करना चाहता था, लेकिन मेरा ऐसा कोई फिक्स ऐसी कोई धारणा नहीं थी कि मैं इसमें ही काम कर एक साइंटिस्ट हूँ या फिर बेल में जाऊं। हाँ, बस ऐसे ही सब हो गया। मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी मिली और हो गया, आपका कुछ ऐसा डिसीजन नहीं था कि मेरे को यही करना है, ये करना है, बस कुछ करना है जो अपॉर्चुनिटी मिले। हाँ हाँ। तो अभी आप लाइक खुश हैं इस जॉब से, लाइक एंजॉयिंग दिस जॉब? हाँ, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। और हाँ, और सीखने को भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे और अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे हमेशा काम करते तो रहते जैसे हैं। रियल टाइम प्रोजेक्ट होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड या कुछ इस टाइप से? हाँ, इस तरह के भी होते हैं, पर इससे हटके चीजें होती है, जैसे कि नई टेक्नोलॉजीज पे काम करो, जैसे अभी जनरेटिव एआई है, पर मैं फिलहाल इसमें काम नहीं करता हूँ। जनरेटिव एआई हो गया, डीप पैकेट इंस्पेक्शन वगैरह, इस तरह की चीजें जो है एआईएमएल पे, तो ये सब इन सारी तरह की चीजों पे टेक्नोलॉजीज पे काम इधर आप होता जो है। टेक स्टेक चाहें वो ले सकते हैं, या आपको मिलता है प्री असाइंड प्रोजेक्ट कुछ? सीआरएल का देखिए, ये रिसर्च यूनिट है, तो और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोलेगा कि आप ये टेक्नोलॉजी पे काम करो या वो। अगर आपके मैनेजर बोलते हैं तो आपको करना है, अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो ऊपर वाला बोलेगा वही आपको करना है। आप अपनी तरफ से जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहें वो प्रोजेक्ट प्रपोज करके, वो अप्रूव होते ही आप उस पे काम कर सकते हैं। ओके, तो मतलब आपका इंटरेस्ट है तो आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ, प्लस अगर कोई स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट रहता है जिस पे खास रिक्वायरमेंट है किसी टेक्नोलॉजी की, तो वो ऊपर से रहता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है एज अ साइंटिस्ट आपको कुछ? इससे यहाँ पे टाइमिंग फ्लेक्सिबल है एंट्री एग्जिट का। जो मिनिमम वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स 40 मिनट है,
तो और आपको उतना देर ऑफिस में स्पेंड करना होता है या कैसे? हाँ, उतना देर हमें ऑफिस में रहना ही है। हाँ। अगर उससे पहले जाएंगे तो वो हमारे शॉर्ट आवर्स में गिने जाते हैं। तो सैलरी उतने कट के बाद होती है। हाँ, अगर वो कवर नहीं करेंगे आगे चल के तो सैलरी कट होगी। तो कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? नहीं नहीं, मैं शॉर्ट करता हूँ लेकिन बाद में उसे कवर कर देता हूँ, तो सैलरी डिडक्शन नहीं होता। हाँ, तो उसमें और कुछ, जैसे आप साइंटिस्ट हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मीन्स वहाँ पे आपको रहने वहने का भी कुछ फ्लैट्स मिलते हैं, हाँ एकोमोडेशंस या कुछ? हाँ, यहाँ पे बेल के क्वार्टर्स मिलते हैं और ऊपर से लंच के साथ साथ आपको सुबह का ब्रेकफास्ट और शाम को स्नैक्स भी मिलता है। हाँ। और ब्रेकफास्ट और स्नैक्स फ्री है, लंच के लिए हमें एक मिनिमल अमाउंट है वो पे करना पड़ता है। हाँ। हाँ। तो लाइक आप और कैसे बैकग्राउंड से आते हैं? लाइक आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी लग्जूरियस है या नॉर्मल और नहीं, बिलो एवरेज? मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हम्म। मेरे पापा एक इंश्योरेंस गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क थे, हालांकि और एक्सपायर कर गए। मेरे हाँ एक्सपायर कर गए हैं। और मेरी जो भाई बहन है वो भी, मेरा छोटा भाई है वो अभी बीटेक किया हुआ है और मेरी दो बहनें हैं वो भी अलग अलग यूपी गवर्नमेंट में अलग अलग पोस्ट पे तो जॉब अभी कर रही हैं। आप ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपना देख रहा हूँ हम्म। और मेरे छोटे भाई को बस पॉकेट मनी दे रहा हूँ और कुछ नहीं। तो मीन्स स्ट्रगल रहे हैं थोड़े बहुत, चैलेंजेस हाँ, रहे हैं। थोड़े चैलेंज। तो लाइक जो भेल में आना चाहता है एज अ साइंटिस्ट, आप उसको क्या सजेशन देना चाहते हैं कि क्या, किन चीज़ों का वो प्रिपेयर करे, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करे? हाँ, अगर आप सीएस से हैं तो आपको प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम हम्म। और डेटा स्ट्रक्चर इस पे ध्यान देना चाहिए। प्लस ये जो सीएस के कोर सब्जेक्ट्स होते हम्म। हैं हम्म। ओएस, नेट कंप्यूटर नेटवर्क्स, हम्म। और कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, हाँ सीओपी आर्किटेक्चर। ये हाँ, ये सारे सब्जेक्ट्स आप अच्छे से तैयार करिए। बेसिक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। प्लस आपकी कोडिंग स्किल्स देखी जाती है, कोडिंग लिंक लिस्ट वगैरह ट्री तो से प्रैक्टिकल बेसिक। होता है या बस थ्योरेटिकल, आपको बस बोलना होता है या कहीं पे वो लोग नहीं नहीं, करवाते कोडिंग वगैरह के लिए तो वो स्यूडो कोड लिखने को बोलते हैं, हैं? कोर अच्छा। लॉजिक। हाँ। फुल प्रोग्राम नहीं लिखने को बोलते अच्छा। हैं। हाँ। हाँ। और बाकी कोडिंग बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एमटेक में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट लिस्टिंग रिटन एग्जाम के बेस पे होता है? हाँ, पहले एक रिटन बेस एग्जाम होता है, उसमें मोस्टली गेट के ही क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो अगर आप वो सारे मिनिमम जो होता है कुछ 40% रहता है हाँ रिटन हाँ हाँ। एग्जाम का। 14% मार्क्स से ज्यादा है तो हम्म। आप क्वालिफाई कर जाते हैं। हमारे उसके कॉलेज में बाद भी आई थी। हाँ, इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा होता है। तो फिर लाइक अगर किसी को आपसे डाउट पूछना हो या कनेक्ट करना हो तो लाइक आपसे कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? लाइक आप लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं? हाँ, मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, वहाँ पे मेरा अभिनव सुधांशु, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो किसी को डाउट पूछना हो तो आप हेल्प कर हाँ, सकते हैं या? वैसे मैंने हाँ। हाँ अपने प्लेसमेंट और कॉलेज से ज्यादातर बातें यहाँ पे बना दी हैं, तो उन्हें वहाँ लिंक्डइन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अगर ये वीडियो देखेंगे हाँ। तो उन्हें सब पता चल ही जाएगा। तो अगर किसी को और डाउट होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अभिनव से फीडबैक लेके और अभिनव यहाँ पे रिप्लाई करें इन कमेंट सेक्शन में। और ठीक है। आपको कैसा लगा आप बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करें ऐसे पॉडकास्ट के लिए। और थैंक यू अभिनव फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक इट यू। वाज रियली प्लेजर टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। थैंक यू।